MCQs कवर करेंगे और ये सारी एग्ज़ाम्स का संग्रह है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को नॉन स्टॉप देखने की कोशिश करना। अगर आप वाकई सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है कंप्यूटर का परिचय एवं सुरक्षित कार्य पद्धतियाँ तथा कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड सेल्फ वर्किंग प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इससे संबंधित 500 MCQs इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। इस वीडियो को आप एक रिवीजन सीरीज़ के तौर पर भी ले सकते हैं जिसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। यूनिवेक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? द्वितीय पीढ़ी में। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? प्रोलॉग की तरह। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का। टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़ ने बनाया था। कंप्यूटरों की प्रथम से 5 पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही होगी? देखो, प्रथम पीढ़ी में ENIAC, फिर ट्रांजिस्टर, फिर CDEC 6600 और उसके बाद VLSI परम था। IBM 1401 क्या है? ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करो। देखिए, ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी में यूज़ हुआ था। VLSI 4th जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी इसमें इस्तेमाल किया गया और परम 5वीं पीढ़ी में ऑप्शन बी में इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? (1942) इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है और एग्जामिनर ने इसको डिलीट किया था, जो कि स्टार लगा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? लैपलिंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर 1982 में। PDF का मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? देखो, ENIAC है, यूनिवेक है और IBM, ये तीनों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, लेकिन PDP फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है। अब आप सर्च करना कि PDP 11 कौन सी जनरेशन में आया था। हम कंप्यूटर की गति को माइक्रोसेकंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोसेकंड के बराबर होगा? 10⁻⁻6 सेकंड एक माइक्रोसेकंड के बराबर है। इसकी एक टेबल होती है, देखो यहाँ पर व्याख्या दिया है। 10⁻9 को एक नैनो सेकंड कहा जाता है। 3 जो होता है उसको मिली कहा जाता है, 6 को माइक्रो कहा जाता है और 2 को 10 मिली सेकंड कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? OCR-A। OCR-A तथा OCR-B इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए डिज़ाइन किए गए स्टैंडर्ड मोनोस्पेस फॉन्ट है। कंप्यूटर किस पीढ़ी में इसके परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे? पहली पीढ़ी में। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिस्थिति विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया? IC चिप का उपयोग तृतीय पीढ़ी में हुआ था। निम्न में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? AS400 जो कि सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब परम और अनुराग यह सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। AS400 को IBM सीरीज़ I सीरीज़ भी कहा जाता है और यह एक मिड रेंज सर्वर है जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। हम हर किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम रीड करेंगे। अगर आपको फिर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो आप वीडियो पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन 33 देखो, निम्नलिखित में से कौन सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को संदर्भित करता है? वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो विविध समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि कोई अन्य मशीन सीमित क्षेत्रों में ही कार्य करती है। सभी क्षेत्रों में काम आने वाले कंप्यूटरों का आंतरिक परिपथ लगभग समान होता है, किंतु इसमें काम में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर में भिन्नता होती है। यूज़र आमतौर पर मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रयोग में आते हैं। टर्मिनल एक ऐसे यूज़र जो आमतौर पर मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर के प्रयोग के लिए यूज़ होते हैं, वो टर्मिनल में इस्तेमाल होते हैं। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूज़र हालांकि टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वेस्टेड इनपुट करते हैं और टर्मिनल के द्वारा आउटपुट का अवलोकन करते हैं। इस दौरान इनपुट हेतु कीबोर्ड तथा आउटपुट हेतु मॉनिटर उपयोग किया जाता है, लेकिन टर्मिनल की प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी कम होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी मतलब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? ट्रांजिस्टर। विनिर्दिष्ट विश्लेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। देखो यहाँ व्याख्या में लिखा है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का प्रयोग किसी एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए किया जाता है। इन्हें डेडिकेटेड कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, डेडिकेटेड कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग ग्राफिक इंसेंटिव, वीडियो गेम्स, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट में नेविगेशन सिस्टम हेतु, सैटेलाइट लॉन्चिंग तथा ट्रैकिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑटोमेशन इंडस्ट्री मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। 35 क्वेश्चन देखो, डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है? डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध किससे है? एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य और गणनाएं कर सकता है। प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस। ये एक प्रथम प्रोग्रामर थे। जैसे कि चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था 1842 में, और उसमें इन्होंने एक पहला अपना प्रोग्राम सेट किया था और ये पहला प्रोग्राम था, और इन्हें लेडी एडा लवलेस के नाम से जाना जाता था क्योंकि इन्होंने पहला प्रोग्राम सेट किया। ये प्रथम प्रोग्रामर के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस, एक प्रथम गणना यंत्र है और इसका आविष्कार चीन से हुआ था। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है पास्कल, एक प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में पास्कलाइन का आविष्कार किया था। इसे प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन भी कहा जाता है। अब 10 दिनों में आप थ्योरी ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, ये सारे MCQs आपके लिए रामबाण साबित होंगे और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इन 10 दिनों में मैं आपको 8000 से ज़्यादा MCQs प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। इन 8000 MCQs और प्लस सॉल्व पेपर अगर आपने देख लिए तो आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई बुक और किसी प्रकार से नया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते आप ईमानदार रहें। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त है ट्रांजिस्टर, और क्या हो सकता है? मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 64 तक, ये सन आप ध्यान रख लेना। निमोनिक्स कोड, ट्रांजिस्टर और स्टोरेज हेतु मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। एडवेक का पूरा नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना, यूनिवेक 1 एक प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा। ये थोड़ा सा नीचे की ओर साइन लगा देते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र किसे कहा जाता है? मार्क 1 को कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है? देखो, डेटा का संकलन करता है, डेटा संसाधन है, डेटा का संचयन भी होता है, लेकिन डेटा का निर्गमन नहीं होता। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ये कार्य नहीं है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि 1946 में ENIAC का निर्माण हुआ था। किसने बनाया था? 2 वैज्ञानिकों से मिलकर बना था, JP एकर्ड और जॉन मुस्ली ने बनाया था।
मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू किया गया था, तृतीय पीढ़ी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? देखो, एनिएक, एडवेक और इट्सेक, ये सारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। ये ई से जो नाम आप देख रहे हैं ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है? जॉन वार्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकली। ज़्यादातर नाम चलता है विलियम शॉकली, लेकिन आप तीनों ये नाम ध्यान रखना, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। जॉन वार्डिस, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटन द्वारा 1947 में ट्रांजिस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 1956 में इन 3 आविष्कारक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किए गए? वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया और साथ ही मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। हम सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम ट्यूब को ही याद रखते हैं, लेकिन याद रखना वैक्यूम ट्यूब तो इस्तेमाल थे, लेकिन उनमें कौन सी लैंग्वेज चलती थी? मशीनी भाषा। प्रथम पीढ़ी के जनरेशन में किसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं बनी थी और वहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। आज के समय में हम VLSI, माइक्रो प्रोसेसर, IC चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था डेटा स्टोरेज के लिए। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ? हमने देख लिया, तृतीय पीढ़ी से। ABC का फुल फॉर्म क्या है? एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ये 2 वैज्ञानिकों के नाम से बना था। देखो यहाँ लिखा भी है, ABC 1942 में बना था और जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब देखो नाम कैसे बना, एटनासॉफ लिखा है ना, तो एटनासॉफ ले लिया और बेरी, क्लिफोर्ड बेरी, यहाँ पर इनका सरनेम ले लिया। इस प्रकार से ABC बनाया गया। इडसेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में ये सभी इस्तेमाल किए गए थे। समाकलित परिपथ मतलब कि इंटीग्रेटेड चिप अर्थात IC चिप का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? तो IC चिप का इस्तेमाल तृतीय जनरेशन में किया गया और यहाँ पर ट्रांजिस्टरों के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। SSI और MSI का इस्तेमाल किया गया कब? जब तृतीय पीढ़ी आई थी। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इनका नाम है। फुल फॉर्म आप अच्छे से ध्यान रखना। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया चतुर्थ पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का विकास किया जॉन मोचली और जे किपली ने। IC चिप का विकास 1958 में जे किपली ने तथा रॉबर्ट नोई ने किया था। यह सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं। LSI और VLSI का उपयोग कब हुआ था? तो याद रखना LSI और VLSI का इस्तेमाल चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। LSI मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने सकने वाला। मशीनी लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है, एरर प्रोन, ठीक, और प्रोग्राम बनाने में कठिन, ये सारी मशीन लैंग्वेज है उपरोक्त सभी। पंच कार्ड विकसित किया, किसने विकसित किया? तो याद रखना इसमें से किसी ने भी पंच कार्ड का इस्तेमाल मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं किया था। पंच कार्ड 1890 में आया और याद रखना पंच कार्ड हर्मट होलरिथ ने विकसित किया था। मिनी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल डाटा प्रोसेस करता है क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, क्योंकि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों सिस्टम अवेलेबल होते हैं। हाइब्रिड कहलाता है। जिसमें एनालॉग होगा उसको एनालॉग और जिसमें डिजिटल होगा उसको डिजिटल, लेकिन एनालॉग और डिजिटल जो दोनों में होता है उसको हाइब्रिड कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। किस प्रकार के कंप्यूटर 8 कोड का उपयोग करते हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर 8 कोड का इस्तेमाल करते हैं। ULSI का प्रयोग किया गया। ULSI का प्रयोग 5वीं पीढ़ी में किया गया। इसका फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, जो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास करके गणना क्षमता अत्यधिक तीव्र बनाई गई। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर जो कि परम है, परम का विकास CDEC द्वारा हुआ, ठीक है, लेकिन CDEC का फुल फॉर्म बता दो आप। तो याद रखना CDEC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को मापा जाता है, किस में मापेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापते हैं।
निम्न में से विशेष उद्देश्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो ABC विशेष उद्देश्य कंप्यूटर है, किसी पर्पस से बनाया था। पर्पस यही स्पीड का काम, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कंप्यूटर में संग्रहित सूचना होती है, कंप्यूटर में डिजिटल सूचनाएं होती है। अब डिजिटल ही होगी, डिजिटल मतलब कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये डिजिटल रूप होता है। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य है, गणना के सिद्धांत के अनुसार डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? याद रखना कि पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल है, इंटेल। ऑप्शन बी, जो कि 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया। माइक्रो प्रोसेसर का ये नंबर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेल 4004। सुपर कंप्यूटर को किस में मापते हैं? ऑप्शन ए में। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। यूनिवेक का फुल फॉर्म, तो याद रखना यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम रखा गया था, और इसका निर्माण GEC मतलब कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी आप सभी जानते हैं इंटेल है, जो कि 1971 में बनी थी। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4000 मीन्स 4004 था, 2 जीरो हैं, 4004। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो हरमन होलरिथ हमने देखा है नी, इन्होंने आविष्कार किया था। लेकिन यहाँ पर पंचकार्ड का उपयोग सर्वप्रथम जोसेफ मेरी जेकार्ड द्वारा जेकार्ड विबिन लूम मशीन में किया गया था। ठीक, वहाँ पंचकार्ड के आविष्कार हरमन होलरिथ थे, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? यहाँ पर फिर आप देख लो, जोसेफ मेरी है। दोनों क्वेश्चन आप थोड़े से ध्यान रखना। जॉन नेपियर अन्वेषक है किनके? लघु गुणक के। जॉन नेपियर यहाँ पर लघु गुणक के अन्वेषक हैं। EKA सुपर कंप्यूटर्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको जैसे कि दिख रहा है तो डायरेक्ट हम यहाँ पढ़ देते हैं। परम युवा सुपर कंप्यूटर की निष्पादन गति EKA से अधिक है। निम्न में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? मतलब कि 3 है, एक नहीं होगा। परम है, अनुराग है, लेकिन AS400 नहीं है। AS400 को IBM i सीरीज़ भी कहा गया है। ये एक मिड रेंज सर्वर है जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में उपयोग किया गया। कृत्रिम बुद्धि मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा है? साइमन। साइमन मतलब कि क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपेनियन एक हेड शेष 41 रोबोट है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उपयोग किया गया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर जो कि 8000 है, इसका शुभारंभ वर्ष बताइए? 1991। याद रखना, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर 8000 का इस्तेमाल 1991 में इनोवेट किया गया और इस्तेमाल होने लगा। इंडियन सुपर कंप्यूटर 8000 सीडेक के द्वारा 1 जुलाई 1991 में बनाया गया, शुभारंभ किया गया। किस जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है? 5th जनरेशन, अभी की जनरेशन, वर्तमान जनरेशन। अभी तक कुल 5 जनरेशन आ चुकी है। अब 5 जनरेशन में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, कौन कौन सी सन तक जनरेशन चली, ये आपको अच्छे से ध्यान होना, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन है कंपटीशन में, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तय है, 100% तय है। अगर कंपटीशन एग्जाम हो रही है तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, आप लिख के ले लो। AERO किसका संक्षिप्त रूप है? याद रखना, ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, रिफ्लेक्टिव एंड ओपन को कहा जाता है। निम्न में से किस अमेरिकन कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? बिग ब्लू। IBM को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी का वेग नापा जाता है किसमें? मेगाहर्ट्ज में। ऑप्शन ए। इस जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। 5th जनरेशन हमने देख लिया है। तृतीय जनरेशन के कंप्यूटर की डेवलपमेंट शुरू हुई थी IC चिप से। निम्न में से कौन सी प्राचीन यांत्रिक गणना युक्ति नहीं है? अबेकस है प्राचीन में, यहाँ से गणना होती थी। नेपियर बोन्स से भी गणना होती थी, स्लाइड रूल से भी गणना होती थी। लेकिन ये डिफरेंशियल कैलकुलेटर क्या चीज़ है? ये तो उस समय आई नहीं थी, ये तो अभी का पार्ट है। एक अवधि में कंप्यूटर में IC के उपयोग ने कंप्यूटर के आकार और लागत को कम कर दिया। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया?
नैनो कंप्यूटर, याद रखना मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को यहाँ पर नैनो कंप्यूटर का नाम दिया गया। क्विक टाइम फॉर्मेट किस कंपनी ने विकसित किया? क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल कंपनी ने विकसित किया। याद रखना क्विक टाइम फॉर्मेट की बात की गई है जो कि एप्पल कंपनी ने विकसित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला को किसके द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला को जॉन वॉन न्यूमैन ने विकसित किया था। यह नाम ध्यान रखना, आप चाल से बेबस मत करना। उन्होंने 1842 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। अब मेरे को ये बताओ कि ठीक 20 साल बाद 1822 में क्या बनाया था उन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। मेरे को डेट बताओ इसकी, लेकिन यहाँ तो आंसर लिखा है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं यहाँ पर 1956 से 1965 तक, लेकिन आपको ये सारी पीढ़ी की डेट ध्यान होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? तो याद रखना कंप्यूटर का मूल कार्य टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। वो इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। टेक्स्ट को स्कैन वगैरह का कोई काम नहीं करता, ये प्रिंटर और स्कैनर का काम है। निम्न में से कौन सा RISC प्रोसेसर का वेद गुण नहीं है? वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो कि RISC प्रोसेसर का वेद गुण नहीं है। कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या आशय है? हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर विनिर्देश और मेमोरी कैपेसिटी होना चाहिए। मतलब कि ये सारे उपरोक्त से भी आपका 4th नंबर का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? देखो, परम सुपर कंप्यूटर है IBM सेक्वा, ये है FU, ये है, लेकिन डेली लैटिट्यूड नहीं है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। डिसीजन टेबल में बाएं नीचे का चतुर्थांश क्या कहलाएगा? एक्शन स्टेप कहलाता है। डिसीजन टेबल में बाएं नीचे का चतुर्थांश एक्शन स्टेप कहलाता है। सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से क्या कहा जाता है? वस्तु सूची को उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए चेकसम का प्रयोग किया जाता है। त्रुटि पहचानने के लिए निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रणाली है जो वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग न करके एक पर्यवेक्षक के रूप में कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के मध्य नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? कंट्रोल यूनिट। CPU रजिस्टर के आकार मतलब साइज को भी ये कहा जा सकता है और यह किसी भी दिए गए समय पर डेटा की मात्रा को इंगित करता है जिसके साथ कंप्यूटर कार्य करता है। कैश मेमोरी का आकार। CSA से क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर स्पीड एडिशन कहलाता है CSA, कंप्यूटर एडिशन स्पीड। पाइपलाइन प्रोसेसर में रजिस्टर का नामकरण किया जाता है, कुछ प्रकार के खतरों से निपटने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है? नियंत्रण इकाई, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 4.0 गीगाहर्ट्ज़ की कालत गति वाले CPU का अर्थ है कि यह एक सेकंड में इतने चक्रों को संसाधित मतलब कि प्रोसेस कर सकता है। 400 करोड़। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं? हमारा आंसर है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इसकी उपश्रेणियाँ है? वॉन न्यूमैन और माइक्रो आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किटेक्चर डेटा टाइप के विस्तृत श्रृंखला के लिए है? IA32। रजिस्टर किसका समूह है? तो याद रखना रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट अत्यंत प्रयोक्ता को डेटा प्रस्तुत करती है? अंत्य प्रयोक्ता को डेटा प्रस्तुत करती है। आउटपुट यूनिट अंत्य प्रयोक्ता को डेटा प्रस्तुत करती है। कौन सा ऑब्जेक्टिव एक CPU रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश के एड्रेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर। यदि एक CPU की क्लॉक स्पीड 256 गीगाहर्ट्ज़ है
तो वह एक सेकंड में कितने निर्देशों मतलब कि इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है? 256 बिलियन में है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सभी अंकगणितीय तथा तार्किक प्रचालन एंड और नेट करता है? ALU। निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान करें। कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट मतलब कि CU डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती। हाँ, सही बात है, प्रोसेसिंग तो नहीं करता। CPU को एकीकृत परिपथ मतलब कि IC चिप में बनाया गया है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। फ्लैट बेड स्कैनर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। देखो, फ्लैट बेड स्कैनर इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम नहीं करता। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ए और बी हमारा सही है, सी वाला गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बोला गया था, दो मुख्य प्रकार की कंप्यूटर चिप प्राइमरी चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। प्राइमरी स्टोरेज में मेन स्टोरेज या मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर में एक ऐसा एरिया है जहाँ डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा तीव्रता से एक्सेस करने के लिए डाटा स्टोर करना होता है। माइक्रो प्रोसेसर को लॉजिकल चिप भी कहा गया। बिल्कुल सत्य बात है। माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोसेसर होता है, बिल्कुल सही, जो माइक्रो चिप पर स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है उनकी। ALU निम्नलिखित का पार्ट है। ये CPU का पार्ट है। CPU के अंदर ALU होते हैं, फिर मेमोरी होती है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। और ALU का फुल फॉर्म सर्च करो और ये किसके लिए यूज़ होता है वो भी आप सर्च कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? देखो, CPU के अंदर ALU होता है और CPU हमेशा रजिस्टर से ही जुड़ा होता है। देखो, CPU के अंदर ALU रहता है, कंट्रोल यूनिट होते हैं और रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये CPU है ना, रजिस्टर के हेल्प से ही डेटा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होता है उनको उस पर वर्क करता है और आउटपुट देता है। अब मेरे को ये बताइए कि CPU के अंदर जो रजिस्टर है, इन रजिस्टर तक डेटा कौन पहुँचाता है? तो याद रखना, फ्लैश मेमोरी पहुँचाता है। फ्लैश मेमोरी फटाफट, एकदम फटाक से प्राइमरी मेमोरी से डेटा फ्लैश मेमोरी में जाता है और फ्लैश मेमोरी फटाफट CPU में ट्रांसफ़र करती है। लेकिन CPU में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती, ये रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होती है। रजिस्टर में डेटा रहेगा तभी CPU उस पर वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं कर सकता। सही मिलान करो। ऊपर भी एक सही मिलान रह गया है, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 108। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। पहला सही है, हम देख लेते हैं। कैश मेमोरी यादृच्छिक अभिगमन स्मृति मतलब कि रैम और केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU के बीच में रखी जाने वाली एक बहुत ही तीव्र स्मृति मेमोरी है। बिल्कुल सही बात है। देखो, रैम कभी भी अपने पास कोई डेटा स्टोर नहीं करती, लेकिन ये है नहीं, टाइमिंग के लिए ज़्यादा जानी जाती है। मतलब कि ये बहुत ही जल्दी वर्क करती है। जैसे इसके पास कुछ चीज़ दी तो ये अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखेगी, ये आगे ही CPU को प्रोसेस कर देती है और ये कौन ले जाता है? फ्लैश मेमोरी CPU तक पहुंचाता है। और CPU में कौन द्वारपाल कौन होता है? रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर CPU को ये डेटा देते हैं, तब जाके CPU वर्क करता है और जो भी आंसर आता है वो रजिस्टर को देगा और रजिस्टर उसे बाहर फेंकेगा, मतलब कि आउटपुट। अगला पॉइंट देखो, CPU की तर्क इकाई संख्याओं, अक्षरों और विशेष वर्गों की तुलना करती है। बिल्कुल सही बात है, ये लॉजिक यूनिट है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि नियंत्रण इकाई मतलब कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का समन्वय करती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये बात भी, क्योंकि यही तो मैनेज करता है, यही तो कंट्रोल कर रहा है सारे पार्ट को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर मिलान करना है। देखो, एक तरफ कंपोनेंट्स है, एक तरफ उनका विवरण है। अब आपको क्या सस्ता पड़ रहा है सबसे पहले तो आप वो देख लो। देखो, हम CPU से पकड़ते हैं, हालांकि आंसर तो आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा उसको आंसर सोल्व करना सीखें। यहाँ पर जैसे CPU कहा है तो CPU मेरे को डायरेक्ट नज़र आ रहा है। CPU के अंदर ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। अब आप ऑप्शन में जाओ कि C का 4 कहाँ है, तो C का 4 A और B में है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। एक तो हमने कंप्लीट कर लिया कि CPU का 3rd का 4 है और ये 2 में आ रहा है, पहले और दूसरे में आ रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर और क्या बन सकता है। देखो, 4th वाले को पकड़ते हैं। ICR मतलब कि इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशन फुल फॉर्म है और ये ऑप्शन ए में मैच हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पहले का दूसरा आएगा। CRT एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और इधर ऑप्शन ए का ऑप्शन 4 बनेगा और यहाँ पर WSI XCMOS टेक्नोलॉजी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार है?
प्राइमरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर दो ही प्रकार की चिप होती है, ध्यान रखना। MFLOPS क्या है? इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। MFLOPS GF और TF इस प्रकार से बनेगा। निम्न में से कौन सा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट मतलब RISC का गुण है? वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा हैजार्ड पाइपलाइन प्रोसेसर को हानि रहित हैजार्ड है? रेड आफ्टर रेड RAR। निम्न में से सत्य कौन सा है? SRAM और DRAM दोनों ही रैम है, लेकिन यहाँ पर SRAM DRAM से हाई स्पीड है, तीव्र है। कंप्यूटर में निम्न में से किसके उपयोग के द्वारा लोकेलिटी के सिद्धांत से जस्टिफाई किया जाता है? कैश मेमोरी से। मैंने पीछे शायद कैश की जगह फ्लैश बोला होगा, तो थोड़ा अपडेट कर लेना, क्योंकि कैश मेमोरी ही डेटा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, वो फ्लैश अलग होता है। माना कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रोग्राम कोड के विभिन्न रूप हैं। माना कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रोग्राम कोड के विभिन्न रूप है। ऑप्टिमाइज करना संभव है? जी हाँ, सोर्स कोड, इंटरमीडिएट कोड और टारगेट कोड। कंपाइलर के कॉन्टेक्स्ट में एक लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर कार्य करता है। टोकन स्ट्रीम। निम्न फंक्शन लोडर द्वारा परफॉर्म्ड नहीं है। ट्रांसलेशन। कंप्यूटर प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन साइकिल में सम्मिलित नहीं है। इंस्ट्रक्ट को हैंडल करना। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर का मशीन इंडिपेंडेंट फेज नहीं है? कोड जनरेशन। निम्नलिखित में से असेंबली लैंग्वेज सोर्स कोड के संदर्भ में मैक्रो के बारे में असत्य है। देखो, जो सत्य है वो देखते हैं। यह इंस्ट्रक्शन के ग्रुप के लिए सिंगल लाइन संक्षिप्त रूप है। मैक्रो नेम ऑपरेशन निमोनिक के रूप में उपयोगी है। मैक्रो कॉल्स को मैक्रो डेफिनेशन से रिप्लेस किया जाता है, लेकिन मैक्रो डेफिनेशन भी एक एक्सपोनेंट सोर्स कोड अपीयर होता है, जो कि गलत है। कौन सहयोगी मेमोरी को संदर्भित करता है? एड्रेस की गई आवश्यकता नहीं है, अर्थात डेटा को एड्रेस की भांति उपयोग किया जाना चाहिए। एक सिस्टम प्रोग्राम जो प्रोग्राम के अलग कंपाइल मॉड्यूल को एक उपयुक्त रूप में कंबाइन करता है, क्या कहलाएगा? लिंकर कहलाता है। MIMD का उपयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पैरेललिज्म। -28 से 31 के बीच की संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम बिट्स की संख्या क्या है? 6। कंपाइलर में इंटरमीडिएट कोड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होगा? अन्य कंपाइलरों में मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर का उपयोग करने की संभावना बढ़ाता है। वर्चुअल मेमोरी का साइज़ किसके साइज़ पर निर्भर करेगा? एड्रेस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी की साइज़ एड्रेस बस के साइज़ पर निर्भर करता है। ये जो 2 की घात लिखा है, साइज वाले निश्चित पार्शियल का उपयोग करने वाले सिस्टम पर लिमिट रजिस्टर में कितने बिट्स होने चाहिए? सिर्फ 32 बिट। फैंस रजिस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। स्थायी हेड डिस्क आमतौर पर रखी जाती है, एक सामान्य रीड और राइट हेतु। CPU के उपयोग की डिग्री क्या है? मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री को बढ़ाने से बचाती है। फिर से, मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री को बढ़ाने से बढ़ती है, बचाती नहीं है, बढ़ती है, ठीक है। DMA इंटरप्ट मोड से किसके द्वारा अलग होता है? ऑपरेशन के लिए प्रोसेस की भागीदारी, और दूसरा है संभव डाटा ट्रांसफ़र की मात्रा। DMA कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं सिस्टम बस। DMA कंट्रोलर से सिस्टम बस कनेक्ट होते हैं। कौन सी साइकिल टाइम पीरियड को संदर्भित करती है जिसमें इंस्ट्रक्शन की मेमोरी से फेच किया जाता है तथा CPU के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? इंस्ट्रक्शन फाइल। ये एक ऐसी फाइल है जो साइकिल टाइम पीरियड को संदर्भित करती है जिसमें इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच किया जाता है और CPU के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑपरेशन को एक बाइनरी कोड के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसे हम क्या कहेंगे? ऑप कोड कहा जाता है। कौन सा आर्किटेक्चर
हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। RISC इसका फुल फॉर्म आप सर्च करो। स्वेप चिप कहाँ रखता है? हार्ड डिस्क में। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है SIASD। प्रोग्राम में सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को क्लियर करने में किया जाता है। लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट में 0 किस में शिफ्ट किया जाएगा? राइट में शिफ्ट किया जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का फुल फॉर्म तो आप सर्च कर लो। CPU का प्रमुख काम, मेन काम क्या है? तो देखो, CPU का मेन काम है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और दूसरा डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना, उन्हें कंट्रोल यूनिट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। IO डिवाइस तथा प्रोसेसर की ऑपरेटिंग स्पीड में आई लैग को दूर करने के लिए हम उपयोग करते हैं स्टेटस फ्लैग का। CPU में 2 मोड होते हैं, प्रिविलेज्ड तथा नॉन प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज से नॉन प्रिविलेज्ड में मोड को बदलने के लिए हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का इस्तेमाल करते हैं। CPU और इनपुट आउटपुट के भी सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करेगा? कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मेन घटक बताओ आप, 3 मेन भाग बता दो आप। तो याद रखना, प्रोसेसर के अंदर ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं, ध्यान रखना। CPU तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को हम क्या कहेंगे? हम बस कहते हैं। बस का उपयोग CPU तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। बस जो एड्रेस बस है, डाटा बस और बस के इतने प्रकार होते हैं। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। इस क्रम में बताइए यहाँ पे फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। कंप्यूटर का प्रमुख या मूल संरचना चक्र है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर अपनी मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करती है। 8 बिट पिक्सल को 800 गुणा 600 पिक्सल के असंपीड़ित कलर फ्रेम को 40 फ्रेम प्रति सेकंड पर संचारित करने के लिए बिट दर क्या होगी? 153.6 Mbps होगी। जब सब रूटीन कॉल किया जाता है, कॉल अनुदेशों का पालन करते हुए अनुदेश का पता किसमें या किस पर स्टोर होगा? प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर में वह रजिस्टर जो किसी अंकगणितीय या तार्किक प्रचलन के उत्तर या परिणाम के पद को रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटर कहा जाता है। जैसे देखो, माइक्रो प्रोसेसर में वह रजिस्टर जो किसी अंकगणितीय या फिर तार्किक प्रचालन के उत्तर या परिणाम के पद को रखता है, एक्यूमुलेटर कहा जाता है। यदि किसी सिग्नल की अवधि 1000 मीटर सेकंड है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी? 10⁻³ किलो हर्ट्ज। फ्लिप फ्लॉप का सेट क्या कहलाएगा? रजिस्टर कहलाता है। एक DMA नियंत्रक जुड़ा होता है, सिस्टम बस। अंकों का समूह प्रत्येक पते में प्रवाहित स्मृति के तौर पे संदर्भित किया जाता है, मेमोरी वर्ड। सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आर्किटेक्चर में सिस्टम में बड़ा प्रसंस्करण इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक प्रसंस्करण घटक भिन्न तथा एक प्रकार का डेटा रूपांतरण करता है। डेटा एक घटक से दूसरे घटक में प्रसंस्करण के लिए प्रवाहित होता है। पाइप तथा फिल्टर। प्रोग्राम काउंटर कंटेंट दर्शाता है वह पता जहां अगला अनुदेश भंडारित है। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस प्रकार का है? ये SISD लेवल का प्रकार है। रजिस्टर कंटेंट को एक बिट बाएं खिसकने का अर्थ क्या कहलाएगा? 2 से गुणा करना। एक बिट बाएं खिसकना मतलब कि 2 से गुणा करना। MIPS मतलब मिप्स और फ्लॉप्स शब्द का अर्थ मिलियन, आगे मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड और फ्लोटिंग पॉइंट सेकंड ऑपरेशन है। कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? अंकगणितीय और तार्किक इकाई। सूचना को द्विआधारी रूप से मानव स्वीकार्य रूप में बदलता है तो आउटपुट इंटरफेस कहलाता है। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर और अन्य घटकों की सभी कार्यक्षमता का समन्वय करता है, नियंत्रण इकाई कहलाता है।